अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चांद वैसा ही था जैसा होता है, बेहद रोशन, हमेशा की तरह बेहद दूर। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान पर चमकते हुए खूबसूरत चांद को देख कम रही थी। अपनी जिंदगी के खेल को समझने की कोशिश ज्यादा कर रही थी। उसका दिल बुझ गया था। जिंदगी ने अचानक ही एक अजीब और भयानक मोड़ ले लिया था। वो थक गई थी क्योंकि उसे मालूम था कि हालात इतनी आसानी से साजगार नहीं होंगे। उसे मालूम था कि उसे कोई ठोस फैसला करना होगा, बहुत बेहतर फैसला, जिससे सब पहले जैसा हो जाए, जिससे सबकी उलझनें खत्म हो जाए, जिंदगी साजगार हो जाए। आप अभी तक जाग रही हैं? जानी पहचानी सी आवाज ने उसके सोचों के जंगल से निकाला था। उसने मुड़कर बेड के पास खड़ी हुई फातिमा को देखा, जिसके हाथ में दूध का गिलास था। चिप हमेशा की तरह नरमी थी। अपना क्या ख्याल बना लिया है प्यारी? दूध का गिलास बेड पर साइड पर रखकर उसके पास आई थी। सो जाए आप, सब ठीक हो जाएगा। उसका अंदाज तसल्ली बख्श था। नींद कैसे आएगी मुझे फातिमा? तुम ही सोचो। मैं कैसे दूसरों की नींद हराम करके सुकून की नींद ले सकती हूँ? मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ फातिमा। कब से उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू जब टूटने पर उसके खूबसूरत रुखसारों पर ढल कर आए थे। आप खुद को इन सब का कसूरवार क्यों समझती हैं? एक हाथ से उसके कान से थम कर उसने उसके आंसू साफ किए। तो क्या करूँ मैं? तुम ही बताओ। कुछ नहीं, बस आप सुकून से बैठी रहें। बाबा जहाँ है ना, वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा फातिमा, जब तक मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी कुछ नहीं होगा। उसका अंदाज ठोस था। वो दोबारा खिड़की के पार चांद को देखने लगी। क्या करना चाहती हैं आप? उसने इस्तफामिया से उसको देखा था। अब और नहीं फातिमा, मैं अब और जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं अब और जानने सूली पर नहीं चढ़ने दूंगी। मैंने इस जंग को खत्म करने का फैसला कर लिया है। आंसू साफ करती वो एक अज़म के साथ कहती हुई उठी थी। आप आप खुद को इस वैश्य के हवाले करने जा रही हैं? फातिमा के हैरानी से देखने पर उसे नजरें चुरा ली। तो और क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ, कोई रास्ता है इस सबको रोकने का? कोई रास्ता नहीं है फातिमा। वो वैश्य इंसान मुझे हासिल करने के लिए भी कुछ भी कर देगा। तुम देख रही हो ना उसकी बर्बादियां। वो आखिरी हद तक जाएगा। और बाबा बाबा अपना सब कुछ हार जाएंगे सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मैं उन्हें टूटता हुआ नहीं दे सकती फातिमा। मैं उन्हें बर्बाद होता हुआ नहीं दे सकती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, क्या वही होगा जो वो चाहेगा। काली चादर से अपने पूरे वजूद के लिपेटते हुए मजबूत कदम उठाती वो कमरे से बाहर निकली। फातिमा भी इसके साथ ही बाहर आई थी। अब वो तेज कदमों से अपने बाबा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के कमरे की तरफ आ रही थी। उनके कमरे में रोशनी थी जिसके जागने का सबूत दे रही थी। वो नाक करती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में सरदार मोहम्मद इब्राहिम के साथ ही उनके बहुत ही अच्छे दोस्त अजीम साहब भी थे। और यकीनन वो दोनों मौजूदा का हाल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद मिलने से रहा। आओ बेटा। अजीम साहब ने मुस्कुराकर उसको देखा। उसने बाबा की तरफ देखा जो उसे देख रहे थे। वो जिंदगी में कभी इतने कमजोर नहीं लगे जितने वो अब लग रहे थे। जिंदगी के इस मोड़ पर बिल्कुल टूट गए थे। अपने बाबा को इस हाल में देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने जाने का फैसला कर लिया है बाबा। उसके ठोस लहजे पर दोनों ने हैरानी से उसको देखा। माइसा, तुम अपने कमरे में जाओ, हाथ के इशारे से उस जाने को कहा। नहीं बाबा, बहुत हो गया, अब और नहीं। अब और बेहिस मुझसे नहीं हुआ जाता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। मेरी बात मान लें प्लीज बाबा। आंसू उसकी आंखों से तेजी से रवाना हुए। उसने मुलतजी नजरों से उन्हें देखा था। लेकिन वो तुम्हें ले जाएगा। लफ्ज उनकी जुबान से टूटकर अदा हुए थे। वो दौड़कर उनके सीने से जा लगी। मैं जानती हूँ बाबा, उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है उसे रोकने का। आप जानते हैं ना वो कितनी तबाहियां मचाएगा। वो बहुत जिद्दी है पापा। मैं अब और जिंदगियां इसकी जिद की सूली पर नहीं चढ़ा सकती। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता बाबा। मैं इन सब का खात्मा करना चाहती हूँ। भले ही इन्होंने उसको गले लगाकर उसके सर पर हाथ नहीं रखा था, लेकिन वो उसके आंसू की नमी अपने बाल में महसूस कर सकते थे। और वो ये लड़ाई जरूर जीतेगी, लेकिन जंग हार गए थे। अन्ना और जिद की इस जंग में वो अपनी अन्ना हार गए थे। वो अपनी बालकनी में खड़ा हुआ गहरी तारीकी में चमकते हुए इस खूबसूरत चांद की खूबसूरती को देख रहा था, जो इसे घूर के अंधेरे में दुनिया को एक अलग ही खूबसूरती दे रहा था। दरवाजा नॉक होने के बाद उसने मुड़कर देखा तो फाइक अपने महसूस अंदाज में कमरे में दाखिल हो रहा था। तुम्हें ना करने की जरूरत कब से पड़ने लगी? वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराया तो फाइक भी खुलकर मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा आप सो रहे होंगे, कोई काम था? अंदाज संजीदा था। जी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का पैगाम आया है कि। उसने रुककर इजाजत तलब नजर से उसको देखा तो उसने जारी रखने का इशारा किया। वो आपकी शर्त मानने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आपने जो वादा किया है उसे पूरा करें। और और ये कि माइसा इब्राहिम को आपके हवाले किया जाता है। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसे यकीन था कि वो जो चाहेगा वही होगा। उसने जो खेल खेला था उसमें वो जीत गया था। उसने अपनी जिंदगी में जिस चीज की भी ख्वाहिश की थी उसे हासिल किया था। वो हमेशा से जिद्दी था और इस बार भी उसकी जिद का निष्कार कोई और नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद बना था, माइसा इब्राहिम खान।
इस बार उसकी जिद का निशाना बनी थी, जिसे वो हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मुबारक हो सर, उसे मुस्कुराकर फाइक की मुबारकबाद वसूल की थी। उसके चेहरे पर जीत जरूर देखा जा सकता था। जाओ अपने आदमियों से कहो कि इनकी लड़कियों को बाइज्जत आज़ाद करने की तैयारी करें और हवेली को फूलों और रोशनियों से नला दो कि अपनी शहजादी के इस्तकबाल के लिए। वो हुक्म सादा करता हुआ मसरूर सा दोबारा बालकनी की तरफ मुड़ गया था। रात की तारीकी में चमकते से चांद में अपने चांद का अक्स तलाश करने लगा। सरदार मोहम्मद इब्राहिम के जमालपुर के सरदार सद्दाम जहांगीर शाह की शर्त मानने की खबर पूरे आदमपुर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। उनके इस फैसले पर जहां कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग खुश थे, क्योंकि जबकि कुछ लोगों के साथ मिले जुले थे। उन्हें जहां अपने सरदार की इज्जत प्यारी थी, वहीं अपनी जिंदगी भी प्यारी थी। मोहम्मद इब्राहिम खान के बड़े बेटे रेहान ने अपने बाप के इस फैसले के सबब नाराजगी का इजहार करते हुए शहर शिफ्ट कर लिया गया। मायसा को बहुत अफसोस हुआ अपने भाई के इस अमल पर। वो जानती थी कि उसने ये फैसला करके बहुत बड़े तूफान रोक लिया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका ये कदम उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात पैदा करने वाला है। वो आने वाले इम्तिहान को लेकर खुद को तैयार कर चुकी थी। सद्दाम जहांगीर शाह अपनी जुबान का पक्का था, ये सारा गाँव जानता था। इसने जो कहा वो करके दिखाया था। उसने सिर्फ मायसा की मांग की थी, इन 15 लड़कियों की इज्जत के बदले उसने सिर्फ एक शहजादी की शर्त रखी थी, एक अकेली शहजादी। वो अपने जरूरी सामान एक बैग में रख रही थी। हमेशा की तरह फातिमा उसके साथ ही उसके चेहरे के तासर से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। मैंने सबको मना कर दिया और इन सब में तुम भी आती हो। उसका अंदाज तो टोक था। आप भूल रही हैं कि सद्दाम जहांगीर शाह ने आपको एक मुलाजमा लाने की इजाजत दी है। उसने सद्दाम जहांगीर शाह की बात दोहराई। तुम मुलाजमा नहीं हो। उसने अलमारी से सर निकालकर गुड़ को फातिमा को देखा। आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मैं आपके खानदानी हांसमा की बेटी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, और मैं इसी मोहब्बत का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। उसने नरमी से उसको देखा। मोहब्बत के कर्ज चुकाए नहीं जाते फातिमा बीबी, जो भी हो, लेकिन मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैंने पापा जान से बात कर ली है। तुम क्यों नहीं समझती फातिमा? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। वो अफसरदगी से बोली तो वो भी मुस्कुरा दे। इंशाल्लाह किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। जब इतना बड़ा फैसला कर लिया है तो अल्लाह पर भरोसा भी रखे। उसका अंदाज नासफाना था। अल्लाह के भरोसे से ही इतना बड़ा कदम उठाया है। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने हल्के से दस्तक दी। आसम, तुम कहाँ थे आसम? मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम नहीं जानते। अंदर दाखिल हुए आसम को देखकर उसने पुरमुसद्दा चेहरा खिल उठा था। वो जल्दी से उठकर उसके पास गई, जो कि कमरे के वस्त में खड़ा संजीदगी से उसको देख रहा था, जबकि फातिमा आसम को सलाम करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तुमने क्या किया मायसा? कम से कम मेरा इंतजार तो कर लेती। उसके चेहरे पर हफ की हैरानी और गुस्से की मिले जुले तासरात थे। उसकी बात पर एक लम्हे को वो चुप सी होकर उसको देखे गई, फिर उसके पास से हटकर दोबारा बेड की तरफ बढ़ गए। तुम नहीं जानते आसम, हालात कितने नासाज हो गए थे। मैं सब जानता हूँ। पापा मुझे पल पल की खबर दे रहे थे। आज तुमने इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे कैसे उठा लिया मायसा? बाहर बाबा हर तौर से इब्राहिम अंकल की मदद कर रहे हैं, फिर क्यों किया? उसका शिकवा करना बजा था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। आसम सरदार मोहम्मद इब्राहिम के बचपन के दोस्त अजीम हानकोनी का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त थी। इन दोनों की पसंदीदगी को देखकर दोनों खानदानों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया था। लेकिन जरूरी नहीं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। जिंदगी आपको हमेशा खुशियां ही दे। जिंदगी तो खुशी और गम के मिले जुले संगम का नाम है। एक लम्हा खुशी है तो दूसरा लम्हा गम की जद में। जिंदगी एक इम्तिहान है, और जिस इम्तिहान को सब्र और हिम्मत से पार कर गया तो समझो उसने जिंदगी जीने का राज जान गया। मंगनी के बाद आसम आगे की पढ़ाई के लिए मेरून मुल्क चला गया था, और यहाँ उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में सद्दाम जहांगीर शाह जैसा तूफान आ गया, जो कि एक पल में सब कुछ लेकर उड़ गया। यहाँ तक कि मायसा इब्राहिम खान को भी। अजीम अंकल ने बहुत मदद की हमारी आसम। वो हर लम्हे बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला करे, उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन कभी कभी हमें खुद को भूलकर कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिससे सबकी भलाई हो। मैं अपने पापा की इज्जत को बचाने के लिए इन 15 लड़कियों के घर वालों की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। मैं अपनी खुशी के आगे उन्हें रसवा नहीं कर सकती। वो रूह फेर गई। और मेरा क्या होगा? इतने लोगों के बारे में सोच लिया, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके सामने आकर बोला, सोचा है ना, तुम्हारे बारे में भी सोचा है। तुम बहुत अच्छे हो आसम, तुम्हें मुझसे भी अच्छा हमसफर मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसने अफसरदगी से उसको देखा था, जिसकी आंखें सबसे लाल हो गई थी। मैं कुछ नहीं जानता, अभी वक्त है हमारे साथ, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सबसे बहुत ही दूर ले जाऊंगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसका हाथ पकड़कर बहुत ही मोहब्बत से बोला। वो इन माँ बाप का क्या होगा जो अपनी बेटियों के आने का कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? मैं उन्हें धोखा दे दूं, उन्हें उनके आंसू रोने पर मजबूर कर दूं? वो बड़ाई रात उसकी आंखों में देकर बोले,
तुम जज्बात से काम ले रही हो माइसा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबा साहब संभाल लेंगे, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, उसे कान से थाम कर कायल करने वाले अंदाज में बोला। नहीं आसम, मैं जज्बात से काम नहीं ले रही, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही फैसला करते, हालात का तकाजा यही है और मैं अपने फैसले से एक इंच भी नहीं हटूंगी, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसका अंदाज दो टोक था, उसकी आंखों में एक अज़्म था। आसम को उसकी बात से बहुत ही तकलीफ पहुंची थी, वो समझ गया था कि उससे देर हो गई है। वो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बेड पर बैठकर वो दोबारा अपनी पैकिंग करने लगी। कल सुबह ही सुबह उसकी रुमानी थी। सद्दाम जहांगीर शाह की यही शर्त रखी थी कि जब वो उसकी हवेली कदम रखे तभी इन कैदी लड़कियों को रिहाई मिलेगी, वरना ताहिर उनकी इज्जत और जिंदगी दोनों के लिए खतरा साबित होगी। पूरी आस्तीन की सफेद ढीली डाली शर्ट पर काले कलर का ट्राउजर पहने वो अपनी हवेली के अंदरूनी दरवाजे पर काफी देर से खड़ा बाहरी दरवाजे को यकटक देख रहा था। फाइक भी उतारे हुए चेहरे के साथ खड़ा, कभी फोन कॉल रिसीव करता तो कभी दरवाजे पर नजर टकाता। बाहू भी इस सब का साथ दे रहा था। दूर से उन्हें एक मर्सिडीज इनकी हवेली की तरफ आते हुए नजर आई। उनके एक इशारे पर फाइक लपका दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जहाँ से मर्सिडीज अंदर दाखिल हो रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही लाल चादर में लिपटा हुआ एक वजूद बाहर निकला, जिसकी सिर्फ आंखें और हाथ ही नजर आ रहे थे। माइसा इब्राहिम खान। उसने हल्की सांस में उसका नाम दोहराया और लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ उठाता हुआ उसकी तरफ गया, जो अभी तक गाड़ी के पास खड़े थे। उसकी काली आंखें किसी भी तरह के हसासात से आ रही थी। दो काली आंखें इन दो बुरी आंखों से नजरें मिलाने से ग्रेस कर रही थी। वो बिल्कुल के सामने जाकर खड़ा हो गया था। 6 फुट से निकलता हुआ काट, चौड़े सीने और कसरती बदन के मालिक सद्दाम जहांगीर शाह के सामने मुनासिब कद और खूबसूरत हदोहाल की मालकन माइसा इब्राहिम खान जैसी छुई मुई शहजादी बिल्कुल छुपकर रह गई थी। वो इस बात से इनकार नहीं था कि वो एक दिलकश सरापे की मालिक थी, जो कि इसके अंदर के वैसे इंसान को जगाने की सलाहियत रखती थी। उसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर मौजूद आंसू के निशान उसके रोने की गवाही दे रहे थे। तीखी सी खड़ी हुई नाक में मौजूद सोने का छल्ला उसे छेड़खानी के लिए उकसा रहा था। वो धीरे से झुका, उसकी थोड़ी अपने मजबूत हाथ से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके उसे खुद को देखने पर मजबूर किया। वाजिया खौफ के बावजूद उसकी आंखों में हिम्मत और बहादुरी की झलक बाहू भी देख सकता था। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो लिटिल डो? उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देखते हुए सपाट लहजे में सवाल किया। उसके गुलाबी होंठ हल्के से एक दूसरे से जुदा हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में आंखें डाले उसने मजबूत लहजे में कहा। उसकी नाजुक सी थोड़ी पर उसके हाथ की गिफ्ट इतनी सख्त थी कि उंगलियां उसकी जिल्द में घुसती हुई महसूस हुई। दर्द की शिद्दत से बेनियाज माइसा इब्राहिम खान बड़ी बहादुरी से उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हुई। अंदाज चैलेंजिंग था। माइसा इब्राहिम ने सोचा कि वो पर चीखेगी, चलाएगा या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल इस तूफान की तरह शांत, ठंडा और बेतासुर था, जो आते ही चारों तरफ बर्बादी मचा देता है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही सारे खूबसूरत मर्द देखे थे, लेकिन जैसी खूबसूरती का मालिक सद्दाम जहांगीर शाह था, वैसी खूबसूरती उसकी नजर से आज तक नहीं गुजरी थी। चौड़े जबड़े पर हल्की दाढ़ी, खूबसूरत बड़े बड़े होंठ और स्याह रात जैसी काली मैसूर कुन आंखें, वो आंखें जो शायद ही कहीं रास रखती थी। काफी बहादुर हो तुम लिटिल डो। खुद पर जमी हुई उसकी गहरी नजर से जज्बत काटी थी। लाल रंग का नारकली उसकी खूबसूरत सरापे को दिलकश बना रहा था, जबकि चादर से अपने वजूद को छुपाने का अंदाज उसे पुरवकारियत बख्श रहा था। मैं आपकी लिटिल डो नहीं हूँ, उसके दो टोक अंदाज में कहने पर वो मुस्कुरा दिया। तुम ही तो मेरी लिटिल डो हो, मेरी जीत का सरमाया, मेरी जिंदगी का हासिल। भूल गई मैंने तुम्हें किस तरह हासिल किया? उसकी आंखों में देता हुआ वो फुनकारा था। देखने का अंदाज चैलेंजिंग था कि अब बोलो, क्या बोलती हो? उसकी बात पर वो चुप सी हो गई। क्या तो वो ठीक रहा था, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। डर और खौफ की एक शदीद लहर उसके रगों में दौड़ थी। जवाब देने की बजाय उसने नजरें चुरा ली थी। उसका ये अंदाज सद्दाम जहांगीर शाह को तहस दिलाने के लिए काफी था। उसने गुस्से से उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा। वो झटके से उसके सीने से जल लगी। दर्द की तेज लहर बाजू में उठे। उसने कराकर उसकी तरफ देखा। छोड़े मेरा हाथ, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। माइसा इब्राहिम खान ने अपना बाजू उसकी गिफ्ट से आजाद करने की कोशिश की, जबकि सद्दाम जहांगीर शाह गिफ्ट उसके बाजू पर पहले से भी ज्यादा साथ हो गए थे। कभी किसी ने भी मुझे नजरअंदाज नहीं किया, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे यानी कि सद्दाम जहांगीर शाह को नजरअंदाज कर सके। तुमसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगे। माइसा इब्राहिम खान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। उसकी आवाज धीमी लेकिन लहजा सर था। उसे दूसरे हाथ से जुड़े की शक्ल में बांधे हुए उसके बाल, जो कि दुपट्टे की वजह से ढलके हुए थे, बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जगह का उसकी पूछ पर खोल दिया। माइसा इब्राहिम खान उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी हतक और शर्मिंदगी से उसकी आंखें नमकीन पानी से बढ़ गई। वो जानती थी कि उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता है, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसका जवाब दे दिया तो उसे सिसकने पर मजबूर कर देगा, और वो जानती थी कि वो ऐसा जरूर करेगा। उसे जाने दो जलील इंसान।
اس کے دائیں طرف سے ایک گونجیلی آواز سنائی دی تھی، جس سے مائسا ابراہیم کو یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ابھی تک باہر کھڑے ہیں۔ صدام جہانگیر شاہ نے گردن موڑ کر اپنی دائیں طرف دیکھا تھا، جہاں مائسا ابراہیم کا بڑا بھائی ریحان ابراہیم خان اس کے گارڈ کے بیچ میں گرا کھڑا تھا۔ صرف یہی ایک شخص تھا جو صدام جہانگیر شاہ کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ مائسا، تم سے کس نے کہا تھا کہ یہاں آنے کو؟ وہ کسی طرح خود کو آزاد کروا کر اپنی چھوٹی بہن کے پاس آنا چاہتا تھا، جسے بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ وہ اپنی بہن کو ایک سیکنڈ بھی اس درندے کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، جس کا وحشی انداز وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ تمہاری بہن اب مجھ سے تعلق رکھتی ہے، یہ صرف میری ہے۔ صدام جہانگیر شاہ نے غصے سے گھرا کر اسے اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گری۔ اس کے کرانے پر دونوں نے چونکوں کی طرف دیکھا۔ اسے پہلے کہ صدام اس کی طرف پہنچتا، ریحان جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ تم اس درندے کے ساتھ نہیں جا رہی، سن رہی ہو نا میری بات؟ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ اس کا مطلب تم اور بھی تباہیاں چاہتے ہو؟ تم نے ابھی میری درندگی دیکھی کہاں ہے مسٹر ریحان ابراہیم خان؟ میں تمہارے اس چھوٹے سے گاؤں کو مسل کر رکھ دوں گا، تمہارے لوگوں کو اسے سیکھنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور تمہیں پتا ہے مسٹر ریحان ابراہیم خان کہ میں یعنی کہ سردار صدام جہانگیر شاہ اپنی زبان کا کتنا پکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا صفاقیت سے بولا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بھی صفاقیت جھلک رہی تھی۔ مائسا ابراہیم خان کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے دہل کر ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے۔ نہیں بھائی، اس کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ جائیں یہاں سے بھائی، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم اور ظلم نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ بے حس ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں، وہ صدام جہانگیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی رواں تھے۔ نہیں مائسا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہم اس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مائسا نے ریحان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے بھائی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنا حیا رکھنا بھائی، میں آپ کو بہت ہی یاد کروں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ریحان بھائی، پلیز۔ وہ حیرانی سے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایسا مت کرو گڑیا۔ اس نے مائسا کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ صدام ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ فیصلہ ابھی کرو لٹل ڈور، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کے دل کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے اپنے پاس لے آؤں تو تم شوق سے جا سکتی ہو، یا پھر جو ہو رہا ہے اسے اسی حال میں قبول کر کے سب کے حق میں بلا کر لو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مائسا ابراہیم خان، بربادی یا صلح۔ وہ اس پر نظریں گاڑے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ مائسا کا دل اس کے لفظوں پر لرز اٹھا تھا۔ وہ بے حس ہو جانا چاہتی تھی لیکن نہیں ہو سکی۔ اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کر سکا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے ہزاروں معصوموں کی خوشیاں داؤ پر لگا دے۔ وہ صدام جہانگیر شاہ کے پیچھے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آنسو کی کئی بوندیں اس کی بری آنکھوں سے ڈل کر گلابی رخسار تک سفر کر گئی۔ اسے اندر لے کر جاؤ۔ صدام جہانگیر شاہ نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر آگے اندر کی طرف بڑھاتے ہوئے فائد کو اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں ایک دنیا فتح کر لینے والی چمک۔